बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DGISI के मामले के ऊपर। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, सिविल मिलिट्री के दरमियान रिफ्ट आ गई है। DGISI के मामले में कौन सही है, कौन गलत है, कहाँ गलती हुई, क्या मसला है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में और तमाम तर लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे कल रात ट्विटर पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और दूसरे यूट्यूब पर जो वीडियोस आ रही थी। एक टर्म होता है साइकोलॉजी में जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होता है कि जब भी आप कभी भी किसी से इतनी मोहब्बत करते हो कि आप उनकी बुराइयां नहीं देख सकते, फिर क्या होता है कि आप जब उनके हाथों से धोखा खाते हो, फिर आपको ऐसे लगता है कि इन्होंने धोखा नहीं दिया, बल्कि आपका दिमाग एक अलग तरह के प्रोसेस में चला जाता है और बार बार इस तरह के डेटा और आइडियाज बनाना शुरू कर देता है जिससे उस बंदे के धोखे की जस्टिफिकेशन मिल जाए। मतलब आप उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो किसी न किसी ग्राउंड के ऊपर। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। फॉर इंस्टेंस, किसी मर्द को उसकी बीवी धोखा देती है और उस मर्द को वो अपनी बीवी बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो उस अपने बीवी के धोखे को ये कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि मैं कुछ दिन घर से दूर था, मेरे में ही कुछ खामियां होंगी, मैंने उसकी नीड्स पूरी नहीं की होंगी, या शायद कुछ और जस्टिफिकेशन होगी, वो कमजोर हो चुकी होगी, उसको उसने बेला फुसला लिया होगा। बजाय कि ये कहने के कि उसके कैरेक्टर में ही मसला है, सिंपल सी बात ये करना शुरू करेगा कि अपने अंदर ही खामियां ढूंढना शुरू करेगा। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस और जस्टिफिकेशन फॉर अदर्स क्राइम। अब मैंने ये सारी क्रिमिनल साइकोलॉजी से रिलेटेड और रिलेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक क्यों आपको बताया? यही हो रहा है DGISI के मामले के ऊपर। अब तमाम तर लोग जो पिछले 3 सालों से इस मिथ को सपोर्ट किए हुए थे कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छे हैं, आर्मी और प्राइम मिनिस्टर एक ही पेज पर है, सो वो इन दोनों से मोहब्बत में थे, आर्मी से भी और इमरान खान से भी। अब जब उनको 2 मोहब्बतों में से एक मोहब्बत चूज करनी पड़ रही है तो सारे के सारे कंफ्यूज लगाई दे रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि कल रात से क्या पिछले 3-4 दिनों से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब खामोश थे। पता नहीं क्या होने जा रहा है, कैसा मामला होगा, क्यों होगा। वजह ये थी कि इन लोगों ने सबसे मोहब्बत की थी। अब जब ये मोहब्बत करने वाले ही आपस में लड़ पड़े तो ये कहां पर खड़े होंगे? अब मैं भी इन दी एंड बताऊंगा कि मैंने भी दोनों से ही मोहब्बत की थी और फिर मैं किसके साथ खड़ा हुआ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर सिविल मिलिट्री रिलेशन। ये होता क्या है? बेसिकली ये कोई भी रिलेशन नहीं होता और ना ही इस तरह का कोई रिलेशन होना ही चाहिए। यहाँ पर आपकी है एक सिविलियन गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट से चलती है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ये होती है अबव, और नीचे होती है मिलिट्री। मिलिट्री का काम होता है सिर्फ एडवाइस करना, मानना या ना मानना प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। ये जो रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहे हैं ना हमारे कुछ पुराने सहाफी बैठकर यहाँ पर मीडिया पर, वो तो इस तरह का बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री अबव द स्टेट है, अबव द लॉ है, अबव द पार्लियामेंट है और उसका काम है डिक्टेट करना और पार्लियामेंट का काम है और प्राइम मिनिस्टर का काम है एग्जीक्यूट करना। ये इस तरह का रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, स्टेट विद इन स्टेट बनाना चाहते हैं, रियासत के अंदर रियासत बनाना चाहते हैं। हम सब ने पंजशीर का मामला कवर किया हुआ है। पंजशीर के अंदर तालिबान का भी यही मौक़िफ़ था कि रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। चाइना और ताइवान के मामले में भी यही था कि चाइना के अंदर ताइवान जैसी एक अलग रियासत नहीं बन सकती। हम उसे सिस्टम तो देंगे लेकिन एक रियासत तस्लीम नहीं करेंगे। यही उसूल होता है, रियासत के अंदर कोई भी रियासत नहीं मानी जा सकती। इससे आपकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। एक तरफ आपकी आर्मी है जो पूरे के पूरे आर्मी के सेटअप को हाईजैक करने के बाद प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल कर रही है। अब इस तरह के ब्लैकमेल से हमें क्या हासिल होगा? हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमजोर होगी। अब चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप इमरान खान को हटा लेते हैं, हटाइए, कोई मसला नहीं, ताकत है, बंदूक है आपके पास, हवा सकते हैं और गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ब्रिगेडियर जावेद था ना, जब 12 अक्टूबर को आर्मी ने मार्शल लॉ लगाया था तो जनरल महमूद आया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो वहाँ पर मिलिट्री सेक्रेटरी नवाज शरीफ का ब्रिगेडियर जावेद था। उसने कहा था कि जनरल साहब अगर आप में हिम्मत है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के हाउस को फतेह करके दिखाइए। ये वजीर आजम पाकिस्तान का हाउस है और आप तो इसे बार बार फतेह कर लेते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के हाउस को फतेह करके दिखाइए। मुझे तो लगता है पाकिस्तान आर्मी की डॉक्ट्रिन में यही लिखा हुआ है कि जब भी फतेह करना है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस को फतेह करना है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी को इतना थ्रेटन क्यों किया गया है? पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ आइडियोलॉजिकल, कुछ थिंकिंग और कुछ साइकोलॉजिकल मसले हैं। फॉर इंस्टेंस, पहला मसला ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी, फिर आपकी इंटेलिजेंस नेटवर्क, फिर आपकी रीजनल पॉलिटिक्स, फिर आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में अपना एक बहुत बड़ा स्पेस चाहते हैं। पॉलिटिक्स नाम ही स्पेस का होता है। अब वो स्पेस को मेंटेन करना काम होता है जिसके पास पावर हो, सो ये वो स्पेस छोड़ना नहीं चाहते। इसकी मैं कई मिसालें आपको दे सकता हूँ। जब इन्होंने नवाज शरीफ को NRO देकर यहाँ से बाहर भेज दिया तो वो अपने लिए एक और ऑप्शन क्रिएट करना चाहते थे, अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करना चाहते थे नवाज शरीफ के अंदर। इसी तरह से बिलावल के साथ बार बार मीटिंग करना, उसे बार बार बुलाना और उसके साथ बैठकर डिसाइसिव
प्रोग्रेसिवली थिंक करना, मतलब ये एक और अल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहते थे इमरान खान की जगह पर, क्योंकि जब भी इमरान खान को रिप्लेस करने का वक्त आ जाए तो ये 2-3 अल्टरनेटिव मौजूद हो। अब ये होता है एनआरओ और ऐसे दिया जाता है एनआरओ। अब यहाँ पर ये सवाल होता है, तो फिर जब आर्मी इनसे बात कर रही थी तो नेब तो आजाद इदारा है, नेब क्या कर रहा था? ये मिथ है, नेब कोई आजाद इदारा नहीं है। नेब आपकी इलेक्शन कमीशन, आपके बहुत बड़े ताकतवर इदारे आर्मी से डिक्टेशंस लेते हैं। अब जब नेब को ही कह दिया गया कि केसेस बंद करने, तो नेब की क्या मजाल है कि आर्मी चीफ के ऑर्डर को टाल दिया जाए। सो उन्होंने ही एनआरओ दे दिया और वो सारे के सारे केस ठप हो गए। आप सबको पता होगा कुछ केसेस और भी चल रहे थे, आसिफ जरदारी के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ को जमानत देकर बाहर निकलवाया और उसको मुल्क से ही बाहर भिजवाने चले थे। सो ये सारी चीजें क्या है? ये होती है एनआरओ। अब इन एनआरओ से फर्क क्या पड़ता है? इन एनआरओ से आपका नेशनल मोरल नीचे गिरता है। 2018 के इलेक्शन के बाद मुल्क के अंदर एक नेशनल कंसेंसस था कि हमने करप्शन फ्री पाकिस्तान हासिल करना है, करप्ट लोगों से पाकिस्तान को निकालना है, और नेब विल बी द इंस्ट्रूमेंट व्हिच विल न्यूट्रलाइज ऑल द करप्ट एलिमेंट्स विद इन द सोसाइटी। लेकिन इस पूरे नेशनल कंसेंसस को धज्जियां किसने उड़ा दी? सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्पेस बचाने के लिए आर्मी ने इन सबको एनआरओ दे दिया। इसी तरह से एक आर्मी ने ये भी नहीं गवारा किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछ लिया जाए कि भाई डीजीआईएसआई किसको लगाना है? सीआईए का चीफ कौन होता है? सिविलियन होता है। दुनिया की कोई भी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी देख ले, उसके हेड होते हैं हमेशा सिविलियंस होते हैं, और वो इंटेलिजेंस एजेंसी सिविलियंस के अंडर में ही काम करती है। आपकी आईबी लाख गुना बेहतर काम करती है दूसरे इंस्टीट्यूशन से, पर मसला ये होता है कि आईबी के पास रिसोर्सेज ही नहीं होते इतने सारे। अब जब आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताते, आप जीएचक्यू में ही बैठकर ट्रांसफर और पोस्टिंग कर देते हैं, जो इदारा प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है, तो फिर तो क्लैश बनना था। इस पे माफी मांगने की बजाय मैं कल एक ब्रिगेडियर का इंटरव्यू देख रहा था कि ये कैसे इसकी हाउ डेयर ही टॉक टू अस लाइक दिस। जनाब इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे थे, हाउ डेयर ही टॉक टू अस लाइक दिस, हाउ डेयर ही चैलेंज आवर अथॉरिटी। ये रोब, ये दबदबा देखे। ये पाकिस्तानी फौज नहीं, बरतानिया की फौज लग रही थी मुझे कि हम कॉलोनाइज्ड हैं, हम सिविलियन अथॉरिटी कुछ भी नहीं होती, हमारे ऊपर एक बरतानी गवर्नर जनरल लगा दिया गया और उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये जो डॉक्ट्रिन होती है ना, ये उसी तरह से आती है जब आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर डिक्टेटरशिप हो। जब तक आपके इंस्टीट्यूशन यानी आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, तो आपके मुल्क में भी जमहूरियत नहीं आ सकती। उस ब्रिगेडियर का आप इंटरव्यू तो देखें, मेरे ख्याल में रिपब्लिक टीवी के ऊपर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने नाफिज कर दिया एक और डीजीआईएसआई अपने ही आप में से, जबकि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। और उसके बाद एक बंदा था जो लीगल एक्सपर्ट खुद को क्लेम करा था, वो बेसिकली मिलिट्री अलाइंड बंदे थे। ये आर्मी के भी बहुत सारे पट्टू छोड़े हुए होते हैं ना, जो आपके जजेस में भी होते हैं, जो आपके जर्नलिस्टों में भी होते हैं, जो आपके यूं समझ ले राइटर्स भी होते हैं। सो वो आकर खुल कर कह रहा था कि देखिए जी, कानून में डीजीआईएसआई के ऑफिस के हवाले से कुछ ज्यादा बताया ही नहीं हुआ। बस ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर उसे अनाउंस करेंगे, पर ये नहीं बताया गया कि इसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है। अब जब प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे तो बस अपॉइंटमेंट का भी प्रोसेस वही तय करेंगे ना? नहीं, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस हमारे कस्टम से चलता है, कस्टम से ही लाभ बनते हैं। कस्टम ये कि डीजीआईएसआई और प्राइम मिनिस्टर बिल बैठकर डिसाइड करेंगे। भाई ये किस किताब में लिखा है? ये नहीं, किताब में नहीं है, ये कस्टम में से। कस्टम कौन मानता है भाई? ये सारे के सारे टोचले अपना पावर एक्सर्ट करने के लिए। पाकिस्तान में हम समझते हैं 3 पॉलिटिकल पार्टीज है, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी। अब चौथी भी है, वो है पाकिस्तान आर्मी। ये भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से थी, बस अपनी तरह से अंडरग्राउंड कार्ड्स प्ले कर रही थी। सो मैं सीधी बात है, मैं आर्मी का पिट्ठू नहीं हूँ और ना ही मैं कभी बनूंगा। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती आर्मी की नेशनल पॉलिसीज। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि कहां पर क्यों ये सारे के सारे मसले हो रहे हैं और मैं क्यों आर्मी को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। वो मैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा कि मुझे क्यों इख्तलाफ है आर्मी की तमाम तर पॉलिसियों से। सीधी सी बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर और जमहूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर अगर नवाज शरीफ भी होगा तो मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहूंगा। सो ये सारा का सारा इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है और गलती करने के ऊपर बाद में माफी मांगने की बजाय अब मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई जा रही है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। चलो आप क्या बुराई करोगे? आपको पता है आगे चलकर क्या गेम खेला जाएगा अगर प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करना ही है तो। देखिए जी, महंगाई है, महंगाई कंट्रोल नहीं, इकोनॉमी है, इकोनॉमी कंट्रोल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है? जाहिल है, इसको तो बात करना भी नहीं आता। इसने आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। ये पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, इसमें और भी बहुत सारा खामियां हैं। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। 70 साल हो गए जनाब, कोई दौर उठा ले जिसमें महंगाई कंट्रोल हुई है। ये महंगाई हमेशा सियासत ही होती है। नवाज शरीफ का दौर उठा ले, महंगाई कंट्रोल में नहीं थी। आसिफ जरदारी का उठा ले, महंगाई कंट्रोल में नहीं थी। मुशर्रफ का उठा ले, महंगाई कंट्रोल में नहीं थी। ये आप अयूब खान का उठा ले, चीनी चोर, उसको भी कह दिया गया था महंगाई कंट्रोल में नहीं थी। किसके दौर में महंगाई कंट्रोल में रही है? कोई दौर नहीं रहा पाकिस्तान की तारीख में जिसमें सारा गुड हो। ये एक आइडियलिज्म बताते हैं, उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर्स और उनकी अथॉरिटी या जमहूरी गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको पीछे लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है? आप चलिए ठीक है,
इमरान खान को हटा दिया, उसके बाद कौन आएगा? या तो वो आएगा शहबाज शरीफ, जो आर्मी का यूं समझ ले पिट्ठू है, जिसको आर्मी बस जैसे कहेगी वैसे नाचेगा, वो भी नहीं नाचेगा। 3 साल तक वो आर्मी की बात मानेगा, चौथे साल वो भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, फिर कहेंगे इसमें भी खामियां हैं, फिर उसको हटाओ, फिर किसी और को लाओ। ये व्हील चेयर का केस चलता रहेगा, ये प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन और इलेक्शन का केस चलता रहेगा। इससे और कुछ नहीं होगा। आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपका मुल्क कमजोर होगा, और कमजोर करने वाला कोई और नहीं, आपकी पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी इज बिकमिंग ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।